हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा की। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जैसे कि पॉइंट चार्ज के द्वारा हम लोगों ने निकाला, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के द्वारा निकाला, रिंग के द्वारा निकाला, डिस्क के द्वारा निकाला, है ना, इन्फिनाइट लाइन चार्ज के द्वारा निकाला। ठीक है, तो इन सब के द्वारा हमने निकाला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फील्ड लाइंस के बारे में, यानी फील्ड को हम लोग फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? सबसे पहली बात है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चरली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो फैराडे के द्वारा इन्वेंट किया गया है ना। इसके जो जन्मदाता है फैराडे ने इन्वेंट किया एक तरीका जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज represented in pictorial form to visualize the configuration of charge, to visualize the electric field इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू विजुअलाइज the configuration of charges pictorially। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कर्व है सच दैट अगर हम उस पर टैंजेंट खींचे तो उस पॉइंट पे खींचा गया टैंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कर्व ड्रॉन इन सच ए वे at a point, electric field lines are curve drawn at a point in such a way that tangent drawn at that point gives the direction of net electric field at that point। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कर्व है, किसी भी पॉइंट पर एक कर्व है जिस कर्व पर उस पॉइंट पर खींचा गया टैंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लेते हैं कि हमने कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच रखा है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए ताकि जब हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट खींचे, अगर यहाँ पर टैंजेंट खींच दें तो इस पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टैंजेंट के अलाउंग हमको मिलना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। अगर बी पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट यहाँ पर अगर नेट फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहें तो डायरेक्शन किधर होगा, इस पर खींचे गए टैंजेंट के बराबर, ये होगा नेट फील्ड एट पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो कि फैराडे के द्वारा निकाला गया। और इन्होंने कहा कि किसी भी पॉइंट पर फील्ड लाइंस इस तरह एक कर्व होगा कि उस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टैंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का खींचने का तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो डायरेक्शन तो हमको यहाँ पर खींचे गए टैंजेंट के अलोंग मिल जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा, है ना। तो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम कैसे पता करेंगे कि वहां का उस जगह पर खींचा गया उस जगह पर के फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is directly proportional to the number of field lines crossing to unit perpendicular एरिया। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि अगर यहां से फील्ड लाइंस गुजर रहा है, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, तो अगर इस पॉइंट पर अगर हमसे बोले बताओ कि फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम एक इसके परपेंडिकुलर एक आर्बिट्ररी हम कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे जो इस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट एरिया से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के यूनिट एरिया से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा वो फील्ड लाइंस उस पॉइंट पर के फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे एक बात और भी पता चलता है कि जहां पर फील्ड लाइंस क्रॉड है, यानी फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगा वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी दैट इज डेंसिटी of field lines is directly proportional to the strength of electric field। अगर मान लेते हैं इस क्रॉस सेक्शनल दो सिमिलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, एक यहां पर ठीक है, और इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, इससे तीन लाइंस पास कर रहा है और इससे हम देख रहे हैं इस बार क्रॉस सेक्शनल, यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यह भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पर 3 फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है या इंटर कर रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो यहाँ और यहाँ में फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, तो इस जगह पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया से अलग अलग फील्ड लाइंस पास कर रहा है। यहाँ पर
कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है। यहाँ पर फील्ड लाइन क्या है का डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर फील्ड लाइन का डेंसिटी क्या है कम है। तो जहां पर फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रांग होगा, है ना, फील्ड स्ट्रांग होगा। और यहाँ फील्ड क्या होगा वीक होगा, है ना। तो यहाँ पर वीकर फील्ड होगा, वहां पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग ये पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड लाइंस देखेंगे। ठीक है, फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड देखेंगे, क्या होगा फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड, फील्ड लाइंस कैसा होगा ये भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसा दिखेगा। तो मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, क्यू चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या है कि फील्ड चार्ज के नजदीक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चार्ज से वैसे वैसे फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। यानी आर बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा और आर घटेगा तो फील्ड बढ़ेगा, है ना। तो इसके द्वारा फील्ड लाइंस क्या कैसा दिखेगा। तो फील्ड लाइंस यहां पर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली। यहीं पर अगर यहां पर हम पॉइंट चार्ज क्यू रख दे, अगर टेस्ट चार्ज क्यू रखे तो ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा इसको रेडियली आउटवर्ड, इसी डायरेक्शन में। तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा फील्ड लाइंस का वो रेडियली आउटवर्ड होगा और इस तरह से। अगर हम फील्ड लाइंस का एनालिसिस करें यहां पर, तो फील्ड यहां पर यानी कि चार्ज के नजदीक अगर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाए, चार्ज के नजदीक क्या होगा, फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा गुजरेगा यहां पर, है ना। अगर हम यहाँ छोटा सा अगर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर ले ले, यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले यहां पर, और यही एरिया हम यहां पर ले, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेगा और यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा। वहीं यहां पर फील्ड लाइंस कम जाएंगे, है ना। यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा कम जाएगा और यहाँ फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा ज्यादा रहेगा। किस बात को ये अप्रूव करता है कि फील्ड लाइंस चार्ज के नजदीक ज्यादा होगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पॉइंट चार्ज से तो फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से या यूनिट एरिया से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर कम हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, यहाँ मैथमेटिकली भी ये प्रूफ हो जाता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो फील्ड लाइंस कैसा होगा कमजोर पड़ता जाएगा, यानी कि वीक हो जाएगा, और जब चार्ज के नजदीक रहेंगे तो फील्ड स्ट्रांग रहेगा। तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना। तो इसका फील्ड का पैटर्न है जो आगे पढ़ेंगे, और तो हम बस ये दिखाना चाह रहे थे कि नंबर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली
यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली जितना फील्ड लाइंस गुजरेगा वही उस जगह पर फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली इन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस, जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेगा वो उस जगह पर के फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से यूनिट पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पर आकर टर्मिनेट करेगा, है ना। तो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव यूनिट चार्ज पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड एंड terminates negative point charge तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा ये, और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड टर्मिनेट करेगा। एंड टर्मिनेट्स नेगेटिव पॉइंट चार्ज रेडियली इनवर्ड। ठीक है। दूसरा, कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू इलेक्ट्रिक या मोर, टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर दे एक दूसरे को तो क्या होगा, इस पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस होंगी, सॉरी दो फील्ड का डायरेक्शन होगा, फील्ड का दो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर। और हम जानते हैं कि किसी भी कर्व पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो भी नेट फील्ड होगा उसका दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। चौथा, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। चौथा, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होगा, कंडक्टर के नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो नॉर्मली इंटर करेगा या नॉर्मली सरफेस से निकलेगा। फील्ड लाइंस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करें आप। नोट हो गया? किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस सरफेस के यूनिट सरफेस से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली गुजर रहा है उससे हम लोग पता करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is at any point is proportional to the number of electric field lines perpendicular to the unit surface area या unit area. Magnitude of electric field at any point is proportional to the number of electric field lines passing परपेंडिकुलर टू द यूनिट सरफेस एरिया। उस सरफेस एरिया के यूनिट एरिया पर, उस पॉइंट के यूनिट एरिया पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर गुजरेगा वही उसके प्रोपोर्शनल होगा। कौन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा डिपेंड करेगा उस पॉइंट पर खींचे गए यूनिट एरिया पर से कितना नंबर्स ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है। तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पैटर्न। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो उस जगह से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां के उस पॉइंट के यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। उस एरिया पर, उस पॉइंट पर खींचे गए यूनिट एरिया से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरता हो, है ना,
उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट सरफेस, है ना। किस तरह से, तो परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पैटर्न का। सम पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर स्पेस में सिर्फ आइसोलेटेड अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर हो प्लस क्यू चार्ज, तो यहां से फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलता है। ये हो गया रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, अगर यहां पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट करता रेडियली इनवर्ड। यह रेडियली इनवर्ड फील्ड, रेडियली इनवर्ड है, नेगेटिव चार्ज है। यहां पर फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। जैसे जैसे दूर जाएगा फील्ड लाइन, एक दूसरे के बीच का दूरी घटता जाएगा, है ना, क्योंकि फील्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है। यहाँ पर फील्ड क्राउडेड है, मतलब यहाँ का स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण पैटर्न। अगर ये दोनों चार्ज पास पास होते, मान लेते एक डाइपोल होता, तो कैसा फील्ड लाइंस लिखता हमको, मान लेते हैं कि यहां मेरा पॉजिटिव चार्ज होता, मान लेते क्यू चार्ज है ये, और सेम स्ट्रेंथ का एक नेगेटिव चार्ज क्यू है, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है। अब इसके द्वारा फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेगा और यहां जाके क्या होगा, इस पर टर्मिनेट होगा। तो फील्ड लाइंस यहां पर ऐसा बनाएगा, यहां से निकलेगा ऐसा ऐसा, आउटवर्ड। ऐसा, और इस पर क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, दूर से आता हुआ फील्ड। इस तरह का फील्ड लाइंस आपको दिखेगा। ठीक है, और ग्राउंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक, ऐसा फील्ड लाइंस दिखेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, क्यू है क्यू। ठीक है, अगर इन दोनों में कोई एक कमजोर होता और एक स्ट्रांग होता चार्ज, मान लेते एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। मान लेते हैं Q1 बड़ा है Q2 से, तो फील्ड लाइन कैसा होगा, तो Q1 बड़ा है तो Q1 से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज है, Q2 यहां पर लेस देन 0, नेगेटिव, तभी यहां से निकल के चार्ज यहां पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रहा है, अदरवाइज नहीं करता। ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेगा।
यहां पर कम फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि ये चार्ज क्या है, वीक चार्ज है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना 1 2 3 4, गिन लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर कम नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आएंगे और यहाँ पर ज्यादा फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स निकलेगा, यहाँ पर कम फील्ड लाइन्स आएगा क्योंकि ये वीक चार्ज, ठीक है। इस तरह का आपको फील्ड लाइन्स का पैटर्न दिखेगा। अगर मान लेते कि दोनों पॉजिटिव चार्ज होता और सेम स्ट्रेंथ का होता तो क्या होता, मान लेते हैं कि एक यहाँ पर Q चार्ज ये भी है और दूसरा Q चार्ज ये है। तो मान लेते हैं कि Q1, यहाँ पर Q है और यहाँ भी Q है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों चार्ज से फील्ड लाइन्स निकलेगा लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो क्या होगा, और कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पर फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो कहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो इसके जस्ट बीचों बीच में। तो जो भी फील्ड होगा यहां से ऐसा निकलेगा, ऐसा, ये पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। यहां कोई भी फील्ड लाइन्स नहीं दिखेगा, जो भी फील्ड लाइन्स होगा यहां से गुजर जाएगा बस, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा है सब। तो इस तरह का फील्ड लाइन्स दिखेगा। यहाँ पर कोई फील्ड लाइन्स नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो बीचों बीच एक न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। न्यूट्रल मतलब जहां पर फील्ड क्या होगा, जीरो। यहाँ पर फील्ड क्या होगा, जीरो, ठीक है। अगर मान लीजिए दो नेगेटिव चार्ज होता तो, अच्छा दो पॉजिटिव चार्ज होता लेकिन एक बड़ा होता एक छोटा होता। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये पॉजिटिव चार्ज है Q2। यहाँ पर Q1 चार्ज है, बड़ा है Q2 से, और Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है। Q1 बड़ा है Q2 से तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से ज्यादा निकलेगा, और कहीं ना कहीं इसके बीच में फील्ड जीरो होगा। कहां पर फील्ड जीरो होगा, तो Q1 से दूर, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो Q1 से दूर जाकर के क्या होगा, कहीं ना कहीं फील्ड जीरो होगा। तो मान लेते हैं कि बीच में ये हो गया, यहाँ पर इस जगह पर फील्ड क्या हो जाता है, जीरो होगा। तो यहां से फील्ड लाइंस कैसा निकलेगा, ऑरिजिनेट होगा, ऑरिजिनेट होगा, यहां भी ऑरिजिनेट होगा, यहां भी ऑरिजिनेट होगा, ऐसा। ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहां पर फील्ड क्या होगा, जीरो। तो ये कब, जब Q1 बड़ा होगा Q2 से, तब, है ना। एक केस बनता है कि Q1 अब दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज है लेकिन उनमें से एक स्ट्रॉन्ग चार्ज है। मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, और यह नेगेटिव चार्ज है, और ये Q2 चार्ज है। Q1 जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है Q2 के चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो अभी फील्ड का पैटर्न क्या होगा, तो देखिए से फील्ड लाइन से निकलेगा, इसको टर्मिनेट करेगा, निकलेगा, यहाँ पर टर्मिनेट करेगा,
निकलेगा यहां से, टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज पे करेगा ऐसा करके, है ना, ऐसा। लेकिन सपोज करो कि ये Q1 चार्ज है मेरा और ये माइनस Q2 चार्ज है, तो इसके बीच में कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनेगा, इधर भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पर वीक होगा इसके कारण, तो कभी भी नलीफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस Q2 चार्ज के दाहिने तरफ में कोई एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां पर इसका फील्ड इधर होगा और इसका फील्ड इधर होगा। इसका फील्ड दूर है, यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर फील्ड कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ये कमजोर होती हुई भी इस चार्ज के फील्ड के द्वारा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। मतलब कहीं न कहीं यहाँ इस जगह पर कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। तो ये चार्ज, ये जो फील्ड है यहाँ पर नहीं टर्मिनेट करते हुए ये ऐसा करते हुए निकल जाएगा, ऐसा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ऐसा करता हुआ निकल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये न्यूट्रल पॉइंट बना रहा है, यहाँ पर फील्ड क्या है, 0। तो फील्ड का पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? बात समझ में आ रही है ना? क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, ये प्लस चार्ज Q1 है, ये माइनस Q2 चार्ज है। Q1 इज स्ट्रॉन्गर देन Q2, तो इनके बीच में कहीं भी फील्ड 0 होगा। मान लेते यहाँ पर देखो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में फील्ड कभी भी 0 नहीं होगा। अब संभावना है कि इधर या इधर फील्ड 0 हो जाए, लेकिन सपोज करते हैं कि इस पॉइंट P पर हम फील्ड चेक करते हैं, तो ये वाला दूरी इसके दूरी से क्या होगा, कम होगा, और Q1 स्ट्रॉन्ग भी है, तो यहाँ का फील्ड इस डायरेक्शन में इसके द्वारा E1 मान लेते हैं बड़ा होगा, उसके द्वारा फील्ड E2 की तरह, E2 इस माइनस Q2 चार्ज के कारण फील्ड बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये दूरी ज्यादा है ना, इस दूरी से ये दूरी ज्यादा है, तो Q2 का फील्ड क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, और Q1 का फील्ड ज्यादा होगा, यानी E1 इज ग्रेटर देन E2, इधर कभी भी फील्ड 0 नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है, क्यों हो सकता है, यहाँ पर E0 हो सकता है, बात समझो, ये वाला दूरी ज्यादा है तो उसके कारण फील्ड क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, और ये वाला चार्ज यहाँ से नजदीक है तो फील्ड इसका स्ट्रांग होगा। लेकिन बच्चों दिक्कत क्या है, Q2 कमजोर है, Q2 वीक चार्ज है Q1 के रिस्पेक्ट में, तो नजदीक होते हुए भी इसका फील्ड हो सकता है इसके फील्ड के बराबर हो जाए, और जब बराबर हो जाएगा तो फील्ड नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर क्या बन रहा है, न्यूट्रल पॉइंट, मतलब नेट फील्ड 0 हो रहा है, इसलिए यहां पर कोई फील्ड लाइंस नहीं दिखेगा, है ना। अब हम लाइन चार्ज के द्वारा फील्ड पैटर्न दिखाते। कोई कंडक्टर है, अच्छा, कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर निकलेगा। अभी हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी, कंडक्टर के सरफेस पे जो फील्ड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम कोई लाइन चार्ज ले ले, मान लो हमारी इनफिनाइट लाइन चार्ज है मेरा, जिसकी डेंसिटी लेमडा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली लाइन चार्ज है, इनफिनाइट लाइन चार्ज है। तो इनफिनाइट लाइन चार्ज के कारण फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो जब भी यूनिफॉर्म फील्ड हम खींचने बोले तो बच्चों गौर करना, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पर, और इनके बीच का जो दूरी होगा कंसेक्यूटिव फील्ड लाइन का, वो क्या होगा, बराबर होगा। ये जो दूरी होगा बराबर होगा, इक्यू डिस्टेंस होगा। इक्यू डिस्टेंस इस बात को अप्रूव करता है कि ये फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म हमेशा क्या, फील्ड क्या होगा, तो एकदम मतलब कि इक्यू डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, इक्यू डिस्टेंस होगा। यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फील्ड, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फील्ड का फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये देखो, और आपस में पैरेलल होंगे। क्योंकि ये कंडक्टर है तो फील्ड लाइन कैसा निकलेगा, परपेंडिकुलर, तो ऐसा परपेंडिकुलर निकलेगा। तो फील्ड लाइन दोनों तरफ से निकलेगा, यानी बचे दोनों तरफ से, इधर से भी, इधर वाली सरफेस से भी, ऐसा।
तो ये लाइन चार्ज के कारण इनफिनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न था। ठीक है, तो ये बच्चों ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी पैटर्न। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है ना। तो हम लोग इसको पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फैराडे ने इसको लेके आया था। अब इससे एक सवाल करते हैं, सवाल क्या है कि यह पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। तो ई ए ई बी और ई सी में रिलेशन बता दें क्या है ना। तो गौर से देखो बच्चों, यहां पर अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बड़ा एरिया ले और यहां भी ले और यहां भी ले, तो यहां पर 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। यहां से भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 3 है ना, और यहां से सिर्फ एक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो मतलब ई ए बराबर क्या है, ई सी, और ये दोनों किससे बड़ा होगा, ई बी से। यहाँ पर फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले एरिया से परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस एक ही फील्ड लाइंस गुजर रहा है, और जबकि यहाँ से कितना फील्ड लाइंस गुजर रहा है, 3। तो यहाँ का फील्ड का स्ट्रेंथ और यहाँ का फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही फील्ड लाइंस है तो यहाँ का फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, यानी ई ए बराबर ई सी बराबर ई सी इज ग्रेटर देन ई बी। ठीक है, तो बच्चों ये रहा मेरा फील्ड लाइंस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।